जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का विज्ञान का पेपर है 20 फरवरी को। तो इसके हमने 2 सेट करवा दिए थे। उसके बाद ये आपका 4th सेट है, नहीं 4था सेट। ठीक है, हमने फर्स्ट करवाया था, थर्ड करवाया था, 4th करवा रहे हैं 4th सेट, सेकंड बाद में करवाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हो ये आपका QPNE प्रश्न पत्र कोड है 3141। तो ये हम आप 4 वाला सेट करेंगे। ठीक है, विज्ञान का। तो इसमें भी आपको करवाई जाएंगी इंपॉर्टेंट्स जो आपकी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देख लेना। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर जो करना ताकि फ्रेंड्स भी देख ले। और पेपर पैटर्न सेम यही रहेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन बन के आएंगे, इसी तरीके से आपको करने हैं। क्लियर, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके आ सकते हैं और बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देख लेना। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। ठीक, करते वीडियो स्टार्ट। ये आपका विज्ञान का पेपर है CBSE बोर्ड का जो हुआ था क्लास 10th का। 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। ये हम आपको कई बार बता भी चुके हैं। और इसके बाद ये नोट्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस। प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर कंटेन 27 प्रिंटेड पेज, यानी आपका जो पेज होंगे प्रिंटेड 27 पेज होंगे। प्लीज चेक दैट द क्वेश्चन पेपर कंटेन 39 क्वेश्चन। बोला गया कृपया जांच कर ले कि प्रश्न पत्र में आपके 39 प्रश्न है कि नहीं। और देख सकते हो ये आपके इंस्ट्रक्शंस तो बताए हुए थे कि दाई साइड आपका जो कोड है वो आपको आंसर शीट पर लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद चलते हैं सीधे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो आते हैं सामान्य निर्देश। इससे बोला गया कि आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें सभी प्रश्न आपको करने, कोई भी प्रश्न आप छोड़ के मत आना। और जो आपका पूरा पेपर होगा वो 5 सेक्शनों में डिवाइड होगा, 5 खंडों में। और जो ये 5 खंड होंगे इसमें टोटल 39 प्रश्न होंगे। और खंड क्या में आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे, 1 से 20। और ये सारे आपके MCQ टाइप होंगे। तो MCQ किस तरीके के होंगे वो आगे हम देखेंगे, समझेंगे। और ये 1 नंबर के होंगे। उसके बाद खंड ख होंगे 21 से 26 तक के होंगे, 2 अंकों वाले। और ये 2 अंक वाले आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, एकदम मीडियम लेवल के, मान लो ईजी लेवल के होंगे। क्लियर, और ये आपको 30 से 50 शब्दों में करने हैं। उसके बाद खंड ग होंगे, ये थोड़ा ईजी से ऊपर हो जाता है, मीडियम साइज़ का। ठीक है, 27 से 33, क्योंकि 3-3 मार्क्स के हो जाते हैं। और ये आपके थोड़े लेंथी होते, थोड़े से लंबे करने होते हैं आपको। और ये किस तरीके से होंगे आगे हम समझेंगे ये भी। और ये 50 से 80 शब्दों में होगा। खंड ग होगा, इसमें 34 से 36 तक होंगे, यानी 34 35 36 3 ही होंगे। और ये सबसे लघु दीर्घ होंगे, यानी सबसे लंबे क्वेश्चन, यानी कि मान लो कि ये हाई मीडियम मतलब वो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे ये। ठीक, क्योंकि 5-5 मार्क्स के होते हैं। 5-5 मार्क्स में ऐसे ही थोड़ा इजी नहीं दिया था, लेकिन इतने ईजी तो होंगे। 3 क्वेश्चन 34 35 36, तो इसमें से 2 ईजी आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया होगा, तो आपके पास बेनिफिट है, कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, कोई सा भी कर सकते हो। उसके बाद खंड आड़ा होगा, इसमें आपके 3 पैसेज वाले होंगे, यानी कि 3 पैसेज होंगे। और ये पैसेज आपके स्वतः आधारित हो सकते हैं, प्रकरण आधारित हो सकते हैं। ठीक है, उनके बेस पर होंगे। 4 अंक वाले हैं, 4 मार्क्स के। अब ये 4 मार्क्स के कितने होंगे आगे हम देखते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपको विकल्प दिया होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें विकल्प नहीं होगा। करते हैं खंड क, इसमें 120 होंगे, MCQ टाइप। पहला जड़ है प्रश्न में 2CH3 COH है, इसकी अभिक्रिया इकाई तो क्या हुआ। ठीक है, देख सकते हो ये आपका H है नहीं, ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी है, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो B होगा करेक्ट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहले वाले में क्या करना था, इसे हमें अभिक्रिया बतानी थी। तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कुछ भी दे दी जाएगी अभिक्रिया, उसके आपको नाम बताने हुए कौन सी अभिक्रिया, वियोजन, द्विविस्थापन, संयोजन या फिर विस्थापन। ठीक है, तो आपको इसका नाम बताना होगा। इसको देखो जैसे की वाली अभिक्रिया कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन हुआ है। ठीक है, ये आपका ये Zn के पास चला गया और H2 ये अलग हो गया, इस तरीके से विस्थापन हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद दूसरा देख सकते हो, एक स्थिति से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी लवण का जलीय विलयन, नहीं कोई भी आपका लवण दे दिया जाएगा, उसका जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसमें बोला गया कि आपके पास लवण है, उसे हमने लिटमस पेपर पर डाला, तो वो लिटमस पेपर नीले वाला वो आपका लाल रंग का कर देता है। ठीक है, लाल कर देता है। इस लवण को निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, इसमें बोला गया कि इन चारों में से किस अभिक्रिया में हमें यह प्राप्त हो सकता है, इनमें से किस में यह अभिक्रिया करे कि यह हमें प्राप्त हो जाए कि नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाए। तो इसमें डी होगा करेक्ट आंसर, यानी HCl है और NH4OH, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो नीला जो लिटमस पेपर होता है वो आपका लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नहीं इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हो, इस इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में भी ये बोला कि दी अबाउट रिएक्शन इज, यानी जो रिएक्शन दिया हुआ ये कौन सा है। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी है, तो ये आपकी है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, ऐसा बोला गया। अगले में ये देख सकते हो ये वाला शॉर्ट टर्न लिटमस टू रेड, यानी कि जो नीला लिटमस पेपर ब्लू था वो आपका रेड में हो गया, कौन सा है, डी। क्लियर, बात देख सकते हो तीसरा, 4 अलग अलग बीकरों में भरे 4 विलियन, आपके पास 4 बीकर हैं, उनमें 4 विलियन आपने भरे। पहले में ग्लूकोज, फिर दूसरे में अल्कोहल, तीसरे में
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथे में सल्फ्यूरिक अम्ल, और उनको एक एक करके किसी विद्युत परिपथ से संयोजित किया गया, यानी कि विद्युत परिपथ से संयोजित किया गया, जिसमें एक बल्ब भी जुड़ा हुआ है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसमें बल्ब जलेगा वह विलयन। इसमें बोला गया आपको कि इसमें आपको 4 बीकर लिए, उन चारों बीकरों में एक में ग्लूकोज, एक में अल्कोहल, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, और उनको विद्युत परिपथ के पास ले गए, और जो विद्युत परिपथ था उसमें एक बल्ब भी था। तो हमें इसमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा था जिसमें हमने जब विद्युत परिपथ के पास ले गए उसके करवाया तो उसमें आपका बल्ब जल गया, वो बताना है। ठीक है, तो इसमें होगा करेक्ट आंसर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के साथ ये बल्ब जल गया था। क्लियर, ये आपका नाम बताने हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा, स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाने वाली धातु, धातु कौन सी हमें वो बतानी है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से, तो कॉपर और सिल्वर आप दे सकते हो, कॉपर आपको हर जगह मिल जाते हो और सिल्वर भी, तो ये वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद पांचवा देख सकते हो बेंजीन यानी C6H6 के अणु में उपस्थित एकल आबंध और द्वि आबंध की संख्या क्रमक, यानी आपको संख्या बतानी है कितनी कितनी है। ठीक है, इसमें तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का, हो जाएगा बी, 9 और 3 है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं ऐसे ही कि आपको बतानी है कौन सी संख्या क्रमश है। ठीक है, इसी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो मानवों में, यानी कि मानव ह्यूमन, जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जब पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये अंतिमत परिवर्तित हो जाते हैं क्रमश। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कोई क्रम में लगाने इस तरीके से। ठीक है, क्रमश में लगाने हैं, परिवर्तित हो जाते हैं क्रमश। ठीक है, पे क्रम में लगाने हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पहले होगा एमिनो अम्ल, फिर होगा ग्लूकोज, फिर वसीय अम्ल होगा, यानी इस तरीके से। ठीक है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसके बारे में बताते हैं कि परिवर्तित होकर कैसे हो जाते हैं, उसमें क्रम में बताने हैं। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहले एमिनो अम्ल होगा, फिर ग्लूकोज होगा, फिर वसीय अम्ल होगा और फिर ग्लिस रोल में होगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सातवां, पत्तियों के मुरझाने का कारण, जो पत्ती मुरझाती है वो मुरझा जाती है ना, आपने देखा भी होगा मुरझा जाती है, तो वह किस कारण से मुरझाती है। वृद्धि सदमक करने वाला पादप हार्मोन जिसे हम कहते हैं, नहीं बोला गया पत्तियां मुरझाने का कारण वृद्धि सदमक करने वाला पादप हार्मोन क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो नाम बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एब्सिसिक अम्ल। ओके, ये याद रखना, जब भी पूछे जाए पत्तियां मुरझा जाती है और वृद्धि सदमक करने वाला पादप हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एब्सिसिक अम्ल। क्लियर आंसर सी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला दे सकते हो आठवां, कायिक प्रबंधन की विधि द्वारा उगाए जा सकने वाले पादप, ने बोला है कायिक प्रबंधन की एक विधि से होती है, उसके द्वारा हम क्या उगा सकते हैं, कौन सा पादप उगा सकते हैं। सोचेगा ये गन्ना, गुलाब और अंगूर। उसके बाद नौवां, बीज के अंकुरण के समय खाद के स्रोत वाला बीज का भाग, यानी जो खाद के स्रोत वाला बीज का भाग कौन सा है, तो वह बीज पत्र। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर ए होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हो इंग्लिश में भी थर्ड में बोला गया था फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का नाम बताना था, इसमें करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फोर्थ में बोला था दी मेटल विच आर फाउंड, यानी मिलता है हमें फ्री स्टेट में भी, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में भी, तो क्या है वो, तो कॉपर एंड सिल्वर होगा। क्लियर। उसके बाद ये बोला है दी नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड के बताने हैं, तो बी करेक्ट आंसर 9 एंड 3। बोला इन ह्यूमन बींग व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग इनकम्प्लीट, डाइजेस्ट कंप्लीट होने के बाद कौन सा होता है, इसको हमें बताना था, कन्वर्टेड बताना था। ठीक है, बी हुआ करेक्ट आंसर। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, फैट एसिड, इस तरीके से। बस आता हुआ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन के बारे में बताना था। ठीक है, कौन सा होगा इसमें वो बताना था। तो इसमें जो सातवां है हाँ प्लांट वाला, पौधे वाला, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और ये बात आठवां, दी प्लांट दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एयर। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, रोज वॉज। और दी पार्ट ऑफ सीड्स विच इज़ अ सोर्स ऑफ फूड के बारे में है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके का जो जल के निरपेक्ष अपवर्तन क्रमश 3/2 और 4/3 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जल में प्रकाश की चाल, इसमें आपको जल में प्रकाश की चाल बतानी है। ठीक है, इसमें अपवर्तन जो क्रमश है वो दिया हुआ है इतना इन दोनों को, और एक कांच में प्रकाश की चाल इतनी दी हुई है। जब इसको आप करोगे तो करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ए, 9/4 10⁸ 8। ठीक है, इस तरीके से ये।
उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा है कि आप सोचो इसका जो आंसर पूरा सॉल्व करके नहीं, सिर्फ आपको इसमें ए बी सी डी में से कोई एक बताना है। तो रफ साइड में लाइन खींच के रफ करके देख लेना। और 12वां, जब श्वेत प्रकाश का कोई किरण पुंज किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहाँ धूल के अत्यंत सूक्ष्म कण विद्यमान है, यानी कि धूल के वो ज़्यादा कण है, तो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रकीर्णित होने वाला प्रकाश का वर्ण रंग, यानी हमें रंग बताना, रंग कौन सा होगा। जो बोला कि जब श्वेत प्रकाश को जब किसी हम क्षेत्र से गुजारते हैं, जो वो क्षेत्र है प्रकाश में जहाँ गुजार रहे हैं, अगर उसमें बहुत सारी धूल है तो वह किस रंग की दिखेगी वो हमें बताना है। प्रकाश कौन से रंग का होगा, ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नीला हो जाएगा, नीला दिखेगा जब भी धूल की कण देखेंगे, ठीक है। ये बात 13वां है, त्रियोदकों के संयोजन बताने हैं, तो इसमें कौन सा संयोजन है वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट, और ये सेकंड, ये होगा करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें एक है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देख सकते हो 14, 20 प्रतिरोध का कोई विद्युत स्त्री 5A धारा लेते हैं, यानी 5 लेती है, ठीक है, 20 वाली। यह स्त्री में 3 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा, यानी आपको ऊष्मा बतानी है। जब इसका फॉर्मूला होता है उसमें जब पुट करके करोगे सॉल्व, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा ए 15,000 जूल, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद देख सकते हो इसमें 11वें में देख ले, ये इसमें बताना था इस तरीके से, ठीक है, फॉर्मूला पुट करके लाइट के बताई थी, तो इसमें होगा एक करेक्ट आंसर। बट विच बीम ऑफ द वाइट लाइट, यानी कि वाइट लाइट की बीम होती है जब उसे गुजारते हैं डस्ट के में तो कैसी दिखेगी लाइट, ठीक है, वो बताई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, ब्लू कलर की दिखेगी। 13वां, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, तो इसमें बताना करेक्ट आंसर क्या होगा कॉम्बिनेशन का इन दो चारों में से। तो इसमें होगा सी करेक्ट आंसर, ये दो होंगे, क्लियर। अब 14, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द 20 ड्रॉ आ करंट, यानी कि जो 20 वाला है वो आपका 5 एक करंट छोड़ता है। बोला कि 30 सेकंड में कितनी % हीट होगी, डेवलप होगी, ठीक है, ये बोला है। इसमें होगा करेक्ट आंसर ए। 15 में बोला गया कोई आयताकार प्रास, ठीक है, प्रासा दिया हुआ है जिसमें धारा 1, यानी इसमें आई दी हुई धारा, आई ये थी धारा, ठीक है, इस तरीके से बोला गया आई किसी सीधे चालक XY के निकट इस प्रकार स्थित है, यानी इस प्रकार से स्थित है कि जो चालक है प्रकाश की भुजा AB के समांतर है, समांतर है AB के, इस तरीके से, ठीक है, बोला गया। जो बोला गया पास के ही तल में है, यानी पास का जो तल है उसमें ही है। यदि आरेख में दर्शाए अनुसार चाल में स्थायी धारा I स्थापित कर दी जाए तो चाल XY क्या हो गया, यानी बोला गया है कि इसमें इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, ABCD इस तरीके से दिया हुआ है ABCD, और जिसमें जो धारा है वो I है, इस तरीके से जो धारा बह रही है इस तरीके चारों तरफ, ठीक है, मैं ये बोला गया। उसमें जो सीधी चालक है X और Y, यानी बोला गया इस तरीके से मान लो इसमें एक ही मान लिया, ये है X और Y इस तरीके से, और जो ये आपकी धारा बह रही है वो है I, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि दर्शाए गए अनुसार जो चाल में स्थायी धारा हो गया है कि वह स्थापित कर दी जाएगी तो जो चालक है XY वो क्या होगी बताने। तो जो पास की भुजा होगी ABC की वो गति करेगी, यानी कि ये A से C की ओर गति करेगी, ठीक है, ये बताने। A से B की ओर गति करेगी, यानी A से B में जाएगी, B से C में जाएगी, इस तरीके से गति करेगी, तो B होगा करेक्ट आंसर। जो अगला देख सकते हो 15वां, नीचे कुछ अपशिष्ट दिए गए, नहीं यहाँ पे आपको अपशिष्ट दिए हुए हैं, जैसे बगीचे का अपशिष्ट, जैसे बॉल पॉइंट पेन के रिफिल का, दवाई की खाली जो कांच की बोतल होती है उसका, फल और सब्जी के छिलकों का, पुरानी सूती कमीजों का, ठीक है, जो कमीज होते हैं। इनमें से अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट बताने कि जो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट होंगे वो होगा बॉल पॉइंट पेन की रिफिल होगी, और जो इसमें अगला होगा वो होगा आपका दवाइयों की खाली जो कांच की बोतल होती है वो, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें होगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 15वां, इसमें इंग्लिश में बोला गया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मूव टुवर्ड द साइड ABC ऑफ द लूप, ठीक है, लूप में जाएगी। उसके बाद 16 में बोला गया बॉल पॉइंट पेन रिफिल होगी, ठीक है, एम्पेटीम मेडिसिन बॉटल मेड ऑफ ग्लास की होगी, बी करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हो 17वें से 20वें तक ये आपके अभी कथन वाले या कांड वाले है, ठीक है, जैसे अभी हमने 2-3 सेट में भी किए थे। इसमें वही होता है, अभी कथन कांड को देखते हुए करेक्ट बताना होता है कि एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर रहे हैं कि नहीं, अगर कर रहे हैं तो ए हो जाएगा, दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर नहीं कर रहे लेकिन सही है तो बी, अगर एक परिभाषित कर रहे दूसरा नहीं करा तो सही गलत इस तरीके से बताना है। जैसे कि 17वां अभी कथन है, धातु के सल्फाइड अयस्कों से अयस्क को भी बिना वर्जन यानी वर्जन किए धातु निष्कासित नहीं किया जा सकता, क्या ये सही है। बोला है कि धातु के जो सल्फाइड अयस्क होती है उसके अयस्क को बिना वर्जन किए, यानी कि जो अयस्क होता है उसको बिना वर्जन किए धातु निष्क्रिय नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये बस ये हाँ सही है।
वर्जन से सल्फाइड अयस्क सीधे ही धातु में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि क्यों नहीं निष्कासित कर सकते हैं, ठीक है, बस मैं बोला परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए बी करेक्ट आंसर होगी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो आर है से की व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें बोला गया ए में कि जो सल्फाइड अयस्क होता है उससे हम अयस्क को बिना वर्जन किए जो धातु है वो निष्कासित नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते वो रीज़न नहीं दिया, बस इसमें ये बताया कांड में कि जो वर्जन होता है वह सल्फाइड अयस्क के सीधे ही धातु में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ये बोला गया है। तो इसके बाद 18वां देख सकते हो, अभिकथन बोला गया है कि अभिकथन है मतलब मानव हृदय में जो अलिंद होती है उसकी अपेक्षा नीलय की जो पेशे भित्ति होती है वो मोटी होती है। बोला जो अलिंद है ना वो हृदय में, उसकी अपेक्षा जो होती है आपकी नील्य, उसकी जो पेशे भित्ति होती है मोटी होते हैं। जो अलिंद होता है उसकी जो पेशी होती है वो पतली होती है थोड़ी, ठीक है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, और ये वाली मोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो नील्य को शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर को पंप करना होता है, जो पंप करना होता है, इसलिए वो मोटी होती है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया हुआ, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि मानव हृदय में जो अलिंद होती है उसमें उसकी जो होती है अलिंद, वो आपकी जो भित्ति होती है ना पेशी भित्ति, वो आपकी थोड़ी मोटी नहीं होती, उसकी ज़्यादा तुलना में जो नील्य होता है उसकी जो होती है पेशी भित्ति वो मोटी होती है, ठीक है, बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो नील्य का काम होता है कि जो रुधिर होता है उसको पंप करना होता है। क्या ये सही है? एकदम सही है, सही रूप से परिभाषित कर रहा है, हाँ। इसमें मुझे का एक करेक्ट आंसर, दोनों सही रूप से परिभाषित कर एकदम सही व्याख्या कर रहा है। ये बात 19वां अभिकथन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती, एकदम सही बात। चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यदि वह प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर अधिक सूचक की सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। हाँ जी, पिछले वाला जो हमने सेट किया था, ठीक है, अभी पिछले वाला, ठीक है, कल ही किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेगी, संभावना मान लेके बाई चांस वो करने लग जाए तो करेगी तो क्या होगा, उसमें आपको दो दिशाएं दिखाएगा जो असंभव है, इसलिए एकदम सही बोल रहा है ये। एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित करेगी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर बाई चांस वो करने लग जाए दो दिशा दिखाएगा, जो गलत है, ठीक है, जो होती ही नहीं है। इसलिए इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कि विकथन भी सही है, कांड भी सही है, एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित कर रहा है। 20वां लगा विकथन में कि जीवन के लिए जो जीवन के सभी वायवीय रूप होते हैं, जो जीवन है ना, जीवन होता है उसके जो सभी वायवीय रूप होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीजन जब उसके पास होगा तभी वह जीवित रह पाएंगे, एकदम सही बोल रहा है। लेकिन जो कांड में बोला गया कि ऑक्सीजन होता है वो स्वतंत्र परमाणु जो आणविक ऑक्सीजन होता है वह संयुक्त होकर ओजोन बनाता है, ये बात एकदम सही की गई है कि ऑक्सीजन से स्वतंत्र परमाणु होता है आणविक ऑक्सीजन, वो संयुक्त होकर ओजोन बनाएगा। लेकिन इसमें एक दूसरे को सही रूप से डिफाइन नहीं कर रहा, परिभाषित नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर वाले में बोला गया है कि जीवन में जो आपके वायविक रूप होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है ताकि वह जीवित रह सके। लेकिन ये बात गलत, ये भी बात सही की गई है कि ऑक्सीजन है स्वतंत्र परमाणु आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन बनाता है। जो ओजोन का जिक्र है ये इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कि अभिकथन कारण से एक दूसरे को सही रूप से परिभाषित नहीं कर रहा। क्लियर? उसके बाद का जो सेक्शन ये देखते हैं, उसके बाद 17वां, ठीक है, तो ये 17वां हमने पढ़ा था, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी। और ये बात 18वें का भी आपका ए होगा, ठीक है, 19वें का भी आपका ए होगा, इसका भी हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? तो ये बात जो सेक्स खंड है इसके बाद कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वो सारे समझ लेंगे, ख गया गया सारे कर लेंगे, ठीक है। अभी कर इतना ही, हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।